आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग फूड प्रोसेसिंग में और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी को यदि हम डिफाइन करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित बायोलॉजिकल प्रोसेस स्वयं व ऑर्गेनिज्म उसकी कोशिका या कोशिकाओं के पार्ट्स का उपयोग करके डिजायर्ड प्रोडक्ट की प्राप्ति की जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी को ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। फूड प्रोसेसिंग को हम देखते हैं तो फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू फूड और of one form of food into other form। इस प्रकार फूड प्रोसेसिंग में वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिसमें एग्रीकल्चर से प्राप्त प्रोडक्ट को, नेचुरली प्राप्त प्रोडक्ट को खाने योग्य फूड में कन्वर्ट किया जाता है या फिर एक प्रकार के भोज्य पदार्थ को दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग को यदि हम देखते हैं तो इसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग एंड टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग। प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग को यदि हम देखें तो इसके तहत वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पाद को खाने योग्य एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में यदि प्राकृतिक उत्पाद को सुखाया जाता है, थ्रेसिंग के द्वारा, विनोइंग के द्वारा, मिलिंग, बचरिंग, पीस कर, छिलका उतार कर यदि उसे एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये सभी प्रक्रिया प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के तहत आती हैं। सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग को हम देखें तो सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग में जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसे फेमिलियर फॉर्म में कन्वर्ट करना शामिल है। प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड है उसे भी यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे फॉर्म में तो वो भी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे आटे से ब्रेड का तैयार करना, बेकिंग प्रोसेस, या फिर दूध से दही का निर्माण करना, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये सभी सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के ही उदाहरण हैं। टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग में वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड या सेकेंडरी प्रोसेस्ड फूड को कॉमर्शियली बड़े पैमाने पर ज़्यादा ईजीएस्ट फॉर्म में, फेमिलियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डिब्बाबंद पदार्थ ज़्यादातर टर्शियरी प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिन्हें आसानी से खाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, गर्म करके खाने के लिए लाया जा सकता है प्रयोग में, या फिर वो इजीली सर्व कर सकते हैं हम। ज़्यादातर ऐसे पदार्थ अनहेल्दी होते हैं क्योंकि इतनी प्रोसेसिंग में काफ़ी न्यूट्रिशनल लॉस हो चुका रहता है। अब यदि हम देखते हैं तो हमने फूड प्रोसेसिंग के तीनों टाइप देख लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं तो पहला पॉइंट हम देखते हैं सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाता है। वीट के कंट्रोल में, वीट यानी अवांछित जो घास रहते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वे उनके कंट्रोल में, डिसीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी यदि हमको चाहिए ज़्यादा पैदावार वाली या रोग प्रतिरोधक वैरायटी हमको चाहिए तब जो बीज होता है उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, उसके जीन्स में परिवर्तन किया जाता है और डिसीज रेजिस्टेंट हाई यील्डिंग वैरायटी पैदा की जाती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं राइस में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से इसके जीन में परिवर्तन किया गया और अच्छी क्वालिटी की बीजों की विकसित किए गए। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं बेवरेजेस या पेय पदार्थ के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। ईस्ट का उपयोग ज़्यादातर अल्कोहल फर्मेंटेशन में किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल के निर्माण में ईस्ट के टाइप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ किया जाता है। क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया और टोरुलॉप्सिस यूटिलिस का भी प्रयोग इसी प्रकार एसीटोन ब्यूटेनॉन या फिर हम देखते हैं फूड ईस्ट के रूप में किया जाता है।
थर्ड पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हाइड्रोक्सिल और कीटो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं फैट और ऑयल का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड में कन्वर्सन। यहाँ पर हम देखते हैं बेसिलस मेगाटेरियम जो होता है, इसके हेल्प से जो फैटी एसिड हैं उन्हें PUFA पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फूड फर्मेंटेशन में बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। फूड में टेस्ट, अरोमा, सेल्फ लाइफ, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट का यूज़ किया जाता है। ये जो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स हैं उन्हें वृहद पैमाने पर तैयार करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट के द्वारा प्रक्रिया है, उसके बाद उस फूड में टेस्ट बढ़ जाता है, खुशबू बढ़ जाती है, उसका लाइफ बढ़ जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है और साथ ही उसकी जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू थी वो भी बढ़ जाती है। ब्रेड, बियर, वाइन, विनेगर, पिकल्स, दही, लस्सी, श्रीखंड इत्यादि तैयार करने के लिए माइक्रोब्स ऐड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टर कल्चर टेक्नोलॉजी इन फूड फर्मेंटेशन एंड देयर जेनेटिक मैनिपुलेशन। स्टार्टर कल्चर जो टेक्निक है, इसमें स्टार्टर जो भी दूध से संबंधित उत्पाद बनाने के लिए कुछ स्टार्टर ऐड किया जाता है, जिसे हम जमावन भी कहते हैं। इसको ऐड करके जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे कि दही है, योगर्ट है, चीज़ है, ये जब तैयार किए जाते हैं तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट भी रहते हैं और इजीली डाइजेस्टेबल भी रहते हैं। इनके लिए ज़्यादातर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में हम देखते हैं लैक्टोकोकी, लैक्टोबैसिलस प्रोपियोनिक बैक्टीरिया शामिल होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इन्हें जमावन के तौर पर दूध में ऐड कर दिया जाता है। दूध में ऐड करने से ये उसमें फर्मेंटेशन क्रिया शुरू कर देते हैं। फर्मेंटेशन के बाद ये जो दूध का जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है दही, योगर्ट या चीज़ में। अब उसके बाद ये इजीली ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अब यदि हमें जो फूड है वो गुड क्वालिटी का चाहिए तो गुड क्वालिटी फर्मेंटेड फूड के लिए जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट सही होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया। ज़्यादा अधिक फर्मेंटेशन भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद यदि हमें ऐसा फर्मेंटेशन करना है, कंट्रोल्ड वे में करना है, तो तब आवश्यकता हो जाती है गुड स्टार्टर की। गुड स्टार्टर हमको अगर डेवलप करना है तो गुड स्टार्टर के डिज़ाइन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीन में चेंज करना आवश्यक होता है। तो जो जेनेटिक मेकअप है उसमें यदि हम चेंज करेंगे तभी हम गुड स्टार्टर डिज़ाइन कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स के डिज़ाइन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस के द्वारा रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं और जिनके द्वारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे फंगस एस्परजिलस ओराइज़े से कई सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जो हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट, उनके प्रिजर्वेशन के लिए ज़्यादातर फर्मेंटेशन टेक्निक ही यूज़ की जाती है। फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ज़्यादातर लैक्टोकोक्की, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोक्की का यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उन्हें ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब इन बैक्टीरिया को डिज़ाइन करने के लिए फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है एक्यूरेट हो, कंट्रोल्ड वे में हो और सही मात्रा में हो, ये सब डिज़ाइन करने के लिए हमें बायोटेक्नोलॉजी का फिर से यूज़ यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर मैन्युफैक्चरिंग फंक्शनल हेल्थ फूड। फंक्शनल हेल्थ फूड में जो फूड है उसे हम हेल्दी बना रहे हैं, यदि हम उसे किसी डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग उसको हेल्दी बना रहे हैं तब उसे हेल्थ फूड कहते हैं। हेल्थ फूड में ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं कुछ क्रोनिक डिसीज़ हैं, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस हैं, कुछ डायबिटीज़, स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन, इन सब बीमारियों से उपचार के लिए उन फूड में कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें ऐड की जाती हैं। ज़्यादातर ये प्रोबायोटिक्स होती हैं, प्रीबायोटिक्स होती हैं, ओमेगा 3 होती हैं या लो कैलोरी शुगर होते हैं। प्रोबायोटिक्स को हम देखते हैं तो प्रोबायोटिक्स ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें यदि उचित मात्रा में अगर लिया जाए बॉडी में तो ये होस्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इन प्रोबायोटिक्स को
डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी फूड में ऐड कर दिया जाता है, इसकी उचित मात्रा लेकर के इस डेयरी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि डेयरी प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है, उसकी कार्य क्षमता जो होती है, किसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वो जो फूड है अब वो हेल्दी फूड में कन्वर्ट हो जाता है। बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग। टॉक्सिन रिमूवल। यदि फूड में कुछ टॉक्सिक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, तो इसे डिटेक्ट करके बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उस हानिकारक जीन को हटा दिया जाता है। प्रिजर्वेशन। लंबे समय तक किसी भी फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना। इजी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टास्क। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी फूड को ज़्यादा देर तक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम उसे लंबे समय तक रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मार्केटिंग को इजी कर सकते हैं अगर हम उसके टेक्सचर टेस्ट में अगर हम उसमें चेंज लाते हैं तो। देन इंक्रीजिंग फूड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ फूड। देन इससे क्या हो रहा है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि फूड की कंसिस्टेंसी और उसका टेस्ट बढ़ जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी के यूज से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं ईयरली अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी फूड्स। काफ़ी सारे भोज्य पदार्थ हैं जो एक सीज़न में ही पहले आते थे, अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके जीन में परिवर्तन करके उसे लंबे समय तक के लिए हम अलग अलग सीज़न में भी, साल भर भी हम उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेलिकेट पेरिसेबल फूड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें हम देखते हैं कि लंबे समय तक किसी भी फूड को जो पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, उसे हम ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्टेशन को इजी बना सकते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमने देखा फूड में यदि हम विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यदि जोड़ते हैं और फूड को हम और भी अधिक हेल्दी बना लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ से। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ के। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोसेसिंग मेथड्स से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ओवर हीटिंग से विटामिन सी जो होता है फूड में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फूड एडिटिव्स। कुछ फूड एडिटिव्स किसी पर्सन के लिए उतने नुकसानदायक तो नहीं होते, पर किसी पर्सन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यदि फूड में टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर का यूज़ किया जाता है तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। फूड प्रोसेसिंग मल्टी स्टेप होता है और मल्टी स्टेप फूड प्रोसेसिंग के कारण किसी भी खाद्य पदार्थ में कंटामिनेशन रिस्क, उसके दूषित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग के दौरान फूड में सॉल्ट, शुगर या फिर कुछ हानिकारक कलर मिलाए जाते हैं, जिसके कारण कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। पार्ट बी में हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को हम देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का वह फील्ड है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत का उपयोग हम ड्रग्स या फिर दवाइयों के निर्माण में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम पहला पॉइंट देखते हैं ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसके प्लाज्मिड में चेंज किया जाता है और ह्यूमन इंसुलिन तैयार किया जाता है। ह्यूमन इंसुलिन तैयार करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इस्चेरिशिया कोलाई में इंसर्ट किया जाता है और जिसके बाद रेप्लिकेशन, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन से ये जो इंसुलिन वाले जीन हैं वो भी रेप्लिकेट होते हैं और हमें ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का निर्माण करने में सहायता मिलती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में बायोटेक्नोलॉजी के यूज़। इसमें इस्चेरिशिया कोलाई यदि हम देखते हैं तो इस्चेरिशिया कोलाई में जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड में पर्टिकुलरली वह जीन जो वह डीएनए का पार्ट जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कोड करता है उसे ऐड कर दिया जाता है। अब यह डीएनए का पार्ट है जो कोड कर रहा है एचजीएच को, उसे इंसर्ट कर दिया गया जब प्लाज्मिड में, तो आफ्टर इंसर्शन जब ये रेप्लिकेट होता है तो प्लाज्मिड की उतनी कॉपियाँ तैयार होती हैं और कॉपियों के साथ यह पर्टिकुलर जीन भी
रेप्लिकेट होता है उसकी भी उतनी सारी कॉपियाँ हमको प्राप्त हो जाती हैं। बाद में एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलरली इस पार्ट से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के प्रोडक्शन के लिए भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह प्लाज्मिड में पर्टिकुलर जीन जो रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए वो ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। वैक्सीन के निर्माण में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। हेपेटाइटिस बी, रेबीज वायरस, इनके भी वैक्सीन को तैयार करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का यूज़ करके इनका वैक्सीन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो एक ही पेरेंटल बॉडी के एंटीबॉडी से अगर बहुत सारे क्लोन्स तैयार किए जाते हैं तब उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। इनका यूज़ डिसीज डायग्नोसिस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, कैंसर को डायग्नोस करने में, पहचान करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन्हें हाइब्रिडोमा टेक्निक से तैयार किया जाता है। जीन थेरेपी से भी कुछ बीमारियों को इलाज किया जाना संभव हो सका है, जैसे कि हंटिंगटन्स, कोरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब का निर्माण जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स के द्वारा होता है। डीएनए प्रोब जो होते हैं वो एक सिंगल कॉपी होते हैं डीएनए के, और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो जब दूसरे स्ट्रैंड्स के साथ वाइंड अप होता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को। इसका उपयोग हम डायग्नोसिस में, डिसीज़ के डायग्नोसिस में, ब्लॉटिंग टेक्निक में भी करते हैं। रिसर्च के फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां थीं जो पहले लाइलाज थीं, उनका कोई भी इलाज संभव नहीं था, परंतु बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से रिसर्च करके अब उनके भी इलाज के लिए सॉल्यूशन मिल गया है। अब उसके लिए भी दवाइयाँ तैयार करने की दिशा में रिसर्च वर्क चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन बस्टिंग मिथ्स। कुछ बीमारियों के संबंध में अंधविश्वास प्रचलित थे। बायोटेक्नोलॉजी ने रिसर्च वर्क के द्वारा इन अंधविश्वास को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बायोटेक बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंजीनियर्ड एंजाइम्स, यहाँ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जैसे कि कार्डियक डिसीज से रीनल फेलियर तक, जिनमें एंजाइम्स की डिफिशियंसी से काफ़ी सिम्टम्स नज़र आते हैं। इन एंजाइम डिफिशियंसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से उस एंजाइम को डिज़ाइन कर लिया जाता है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और ऐसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में कुछ मदद मिल सके। फार्माकोजेनोमिक्स में हम देखते हैं, फार्माकोजेनोमिक्स मीन्स फार्माकोलॉजी प्लस जेनोमिक्स। अब इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी दवाई के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है, ये डिसाइड करता है व्यक्ति का जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप को एनालाइज करना और उसके हिसाब से मेडिसिन तैयार करने में भी बायोटेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेनेटिक टेस्टिंग, इसमें हम देखते हैं कि कुछ इनहेरिटेड डिसीज़ हैं, उनमें कौन सा जीन जिम्मेदार है, कौन सा डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट जिम्मेदार है बीमारी के लिए, वो आइडेंटिफाई करना और उस पर रिसर्च करके उसके लिए मेडिसिन तैयार करने में डीएनए टेक्नोलॉजी का काफ़ी हेल्प रहता है। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल डिज़ाइन करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले पिग्स भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये सभी केवल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है।